नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों व्यक्तित्व से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह हस्तलिखित नोट से यहाँ पर आपको पार्ट 2 मिलेगा। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में ज़्यादा प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को देखना है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। व्यक्तित्व जो टॉपिक है दोस्तों वो बड़ा है, इसलिए इस टॉपिक में आपको 3 से 4 पार्ट मिलेंगे जो कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपका रिविजन होता रहे। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न है और पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। TAT व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया? यहाँ पर आपको बताना है जो TAT परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, किसके द्वारा दिया गया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे बोला जाता है, इसका पूरा नाम क्या है अगले प्रश्न में हम जानेंगे। तो यहाँ पर 4 विकल्प के माध्यम से आपको बताना है। सिगमंड फ्रायड है, मॉर्गन व मूरे हैं, लियोपोल्ड बेलक है या फिर कोहलर है। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि आपके सामने अभी तक इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं, आपका स्तर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा मॉर्गन व मूरे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। TAT व्यक्तित्व परीक्षण मॉर्गन व मूरे द्वारा किया गया। अब बात आती है कब किया गया, तो याद रखिएगा 1935 में। TAT व्यक्तित्व परीक्षण मॉर्गन व मूरे द्वारा 1935 में दिया गया। तो याद रखना है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि TAT का पूरा नाम क्या है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि TAT का पूरा नाम क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा थेमेटिक अप्रप्शन टेस्ट, यानी कि यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा। थेमेटिक अप्रप्शन टेस्ट TAT का पूरा नाम होता है। इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये याद आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है। TAT किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा मॉर्गन व मूरे द्वारा 1935 में दिया गया और इसका पूरा नाम थेमेटिक अप्रप्शन टेस्ट है, जिसको हम हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। CAT कितने आयु वर्ग के लिए था? इंपॉर्टेंट है। देखिए TAT अलग होता है और CAT अलग होता है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको प्रश्न को सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। CAT के बारे में पूछा गया है कि CAT कितने आयु वर्ग के लिए था? 12 वर्ष से 18 वर्ष के लिए था, 3 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 5 से 0 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 3 से 11 वर्ष। याद रखिएगा जो CAT 3 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। CAT व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया था? अभी हमने जाना कि TAT जो परीक्षण है वो मॉर्गन व मूरे द्वारा 1935 में दिया गया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि CAT व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। TAT पूछे तो मॉर्गन व मूरे लगाना है और यहाँ पर CAT पूछे तो 4 विकल्पों में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। बेलक, पियाजे, रोर्सा या फिर फ्रायड। तो राइट आंसर होगा हमारा बेलक। याद रखिएगा लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में CAT व्यक्तित्व परीक्षण दिया। यदि सन पूछे तो याद रखिएगा 1948। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए साथ में यदि पूछे कि CAT कितने आयु वर्ग के लिए होती है तो ये 3 से 11 वर्ष तक की होती है। यदि TAT परीक्षण के लिए पूछे तो वो 14 से ज़्यादा वर्ष के लिए होती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। TAT व्यक्तित्व परीक्षण में कुल कितने कार्ड्स होते हैं? इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा TAT व्यक्तित्व परीक्षण में 31 कार्ड। याद रखिएगा TAT व्यक्तित्व परीक्षण में 31 कार्ड होते। कितने होते हैं? 31। 30 + 1। अब 30 + 1 का क्या मतलब है, तो ध्यान दीजिएगा जो 10 कार्ड होते हैं उसमें
महिलाओं के चित्र बने होते हैं। दूसरे जो 10 कार्ड होते हैं उसमें पुरुष के चित्र बने होते हैं, और जो बाकी के 10 कार्ड होते हैं उसमें महिला और पुरुष दोनों के चित्र बने होते हैं। बाकी का जो एक कार्ड है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो बाकी का एक कार्ड होता है दोस्तों वो ब्लैंक यानी कि खाली होता है। तो याद रखिएगा, पहले के 10 कार्ड में महिला के चित्र बने होते हैं, दूसरे 10 कार्ड में पुरुष के चित्र बने होते हैं, और तीसरे 10 कार्ड में पुरुष और महिला दोनों के चित्र बने होते हैं, और जो एक बचा हुआ कार्ड है उसमें वो खाली या फिर ब्लैंक होता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और याद रखिएगा, जो 31 कार्ड है उसमें केवल बच्चों को 20 कार्ड ही दिखाए जाते हैं। कितने कार्ड दिखाए जाते हैं? 20 कार्ड दिखाए जाते हैं, और कहा जाता है कि इसके ऊपर कहानी लिखो या फिर अपने विचार व्यक्त करो, और उसी से पता चलता है कि बच्चों का व्यक्तित्व, जो बच्चों का परीक्षण होता है या फिर बच्चों के व्यक्तित्व का जो परीक्षण होता है वो उन्हीं 20 कार्डों के माध्यम से होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, और मैंने अभी आपको बताया था कि टीईटी परीक्षण 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए होता है, चाहे वो बालक हो या फिर बालिका हो। 14 वर्ष से ऊपर जो बालक बालिका है उनके ऊपर टीईटी परीक्षण या फिर टीईटी व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जहां तक मुझे लगता है आप इन सभी प्रश्नों से वाकिफ होंगे, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है जो स्याही धब्बा परीक्षण है ये किसके द्वारा दिया गया? लियोपोल्ड बेलक के द्वारा, मार्गन व मुरे के द्वारा, हरमन रोर्सा द्वारा या फिर फ्रायड द्वारा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हरमन रोर्सा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखना आपको स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोर्सा द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, आईबीटी में कुल कितने कार्ड थे? 4, 8, 6 या फिर 10? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईबीटी होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, आईबीटी का पूरा नाम होता है इंक ब्लड टेस्ट यानी कि स्याही धब्बा परीक्षण, जिसके बारे में हमने अभी जाना कि स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोर्सा द्वारा दिया गया, और स्याही धब्बा परीक्षण को ही आईबीटी यानी कि इंक ब्लड टेस्ट कहा जाता है। और उसमें जो संख्या होती है कार्ड की वो कितनी होती है? 10 होती है। तो इन 2-3 बातों का ध्यान आपको रखना है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अप्रक्षेपी विधियां कौन सी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है अप्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि, CAT विधि या फिर साक्षात्कार विधि? तो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि और साक्षात्कार विधि, ये तीनों ही अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो CAT विधि है दोस्तों ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है, इसलिए ये अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला रहेगा। याद रखिएगा, यहाँ जो विधि है ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाक्य पूर्ति परीक्षण के बारे में पूछा गया है कि यहाँ किसके द्वारा दिया गया? वेस्लर के द्वारा, PT नन के द्वारा, पाइन व टेंडलर के द्वारा या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा पाइन व टेंडलर के द्वारा वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर C वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली विधि किसकी देन है? इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली विधि के बारे में पूछा जाता है। नन द्वारा, स्टाउट द्वारा, रास द्वारा या फिर वुडवर्थ द्वारा? प्रश्नावली विधि जिसको PPT यानी कि पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है, इस विधि को किसने दिया या फिर ये किसकी देन है? तो याद रखिएगा ये वुडवर्थ की देन है। याद रखिएगा, प्रश्नावली विधि को PPT भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पेपर पेंसिल टेस्ट। वो किसके द्वारा दिया गया? वुडवर्थ के द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व इतिहास विधि किसने दिया? यह भी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व इतिहास विधि के बारे में पूछा गया है कि ये किसने दिया या फिर ये किसकी देन है? विलियम उंटे की है, टाइलर की है, स्किनर की है या फिर टाइडमैन की है? इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जो व्यक्तित्व इतिहास विधि है ये टाइडमैन द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
यह कथन किसका है कि व्यक्तित्व समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है, इंपोर्टेंट है। यह कथन मैं पहले भी बता चुका हूं जहां तक मुझे लगता है। यदि नहीं बताया है तो यहां पर आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा कि यह कथन किसका है कि व्यक्तित्व समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है। वैसे तो जितने भी कथन हैं, जितने भी परिभाषाएँ हैं, मैंने जो फर्स्ट पार्ट बताया है उसमें सारी परिभाषाएं ली है। जो छूट गई हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ कथन किसका है, नन का है, आईजेनक का है, वुडवर्थ का है या फिर रेस्कराक का है। तो राइट आंसर होगा यहाँ हमारा रेस्कराक का। जो व्यक्तित्व समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया, रेस्कराक के द्वारा दिया गया, यानी कि राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। समाजमिति विधि किसने दी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताना है जो समाजमिति विधि है ये किसके द्वारा दी गई, मोरेनो, रास, फ्रायड या फिर गाल्टन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा J.L. मोरेनो। याद रखिएगा जो समाजमिति विधि है वो J.L. मोरेनो द्वारा दी गई। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, यहाँ कथन किसका है, इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। इसके बारे में मैं पार्ट फर्स्ट में बात कर चुका हूँ। इसका आंसर मैं वहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। यदि आपने उसको देखा होगा तो यहाँ पर आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं कि यहाँ कथन गिलफोर्ड का है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। यहाँ कथन गिलफोर्ड द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है, यहाँ कथन किसका है, वुडवर्थ का है, उंट का है, आलपोर्ट का है या फिर रास का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वुडवर्थ का। याद रखिएगा व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है, यहाँ कथन वुडवर्थ द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है जो कि मैं पार्ट फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो यहाँ पर आप 16वां और 17वां दोनों का आंसर आप आसान भाषा में दे सकते हैं। पर्सोना का अर्थ आपको बताना है क्या होगा, आदमी, पर्सन, नकाब या फिर बेटा। तो वहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पर्सोना का अर्थ होता है वो नकाब या फिर मुखौटा होता है या फिर जिसको हम कहते हैं नकली चेहरा। इसके बारे में आपको पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्सोना किस भाषा का शब्द है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। जो पर्सोना शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, जापानी, लैटिन, फारसी या फिर अरबी। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है, क्योंकि मैं फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि पर्सोना किस भाषा का शब्द है। तो आपको कमेंट से के माध्यम से इसका आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न है, CAT का पूरा नाम क्या है। अब आपको यहाँ पर CAT का पूरा नाम बताना है। देखिए हमने शुरू में फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, TAT का पूरा नाम बताना था, और यहाँ पर TAT का पूरा नाम होता है थेमेटिक अप्रप्शन टेस्ट, जिसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर CAT का पूरा नाम बताना है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा चिल्ड्रन अप्रप्शन टेस्ट, यानी कि हमारा तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा। एक बार फिर बता देता हूँ, चिल्ड्रन अप्रप्शन टेस्ट यानी कि बाल संप्रत्ति परीक्षण। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, बाल संप्रत्ति परीक्षण, और उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, चिल्ड्रन अप्रप्शन टेस्ट, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अब बात आती है कि इसका पूरा नाम तो हमने जान लिया, लेकिन इसमें कार्ड की संख्या कितनी होती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बाल संप्रत्ति बोध परीक्षण में कितने कार्ड्स होते हैं, 6, 10, 7 या फिर 5। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 10। याद रखिएगा बाल संप्रत्ति बोध परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, कितने, या फिर 10 कार्ड होते थे, और इन 10 कार्डों पर विदेशी जानवर के चित्र बने होते थे। याद रखिएगा जो 10 कार्ड हैं इस पे किसके चित्र बने होते थे, विदेशी जानवर के बने होते थे, और उनको दिखाकर बच्चों से कहानी या फिर कविता लिखाई जाती थी, और उससे उनका व्यक्तित्व का परीक्षण होता था, किसका, बच्चों का, चाहे वो बालक हो या फिर बालिका हो। इस परीक्षण का उपयोग भारत में बहुत ही कम किया जाता था, क्योंकि इस परीक्षण में विदेशी जानवरों के चित्र बने होते थे, जो कि बच्चों को बहुत ही कम समझ में आते थे। तो याद रखिएगा बाल संप्रत्ति बोध परीक्षण में कितने कार्ड थे, 10 कार्ड थे, और इन 10 कार्डों में किसका चित्र बना हुआ था, विदेशी जानवर का, जिससे कि उनको दिखाकर बच्चों से कहानी या फिर कविता लिखाई जाती थी, जिससे कि उनका बाल संप्रत्ति बोध परीक्षण किया जा सके। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निरीक्षण विधि का अन्य नाम है। यहाँ पर आपको जो निरीक्षण विधि है इसका अन्य नाम बताना है, कौन सा होगा? जासूसी विधि, जीवन गाथा, पीपीटी या फिर केस स्टडी मेथड। आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जासूसी विधि। याद रखिएगा, निरीक्षण विधि का अन्य नाम क्या होगा? जासूसी विधि होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो यहां पर आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। यदि नहीं देखा होगा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? तो ये फ्रायड द्वारा दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद आपको रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रिक्त स्थान के अनुसार या फिर किसके अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के घटक है? देखिए यहाँ पर इदम, अहम और पराहम के बारे में आपको यहाँ पर बिल्कुल जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है जिसको आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। यदि आपको आसान भाषा में उस वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आए तो आप कमेंट से के माध्यम से लिख सकते हैं। उसको इतनी आसान भाषा में समझाया है कि आपके दिमाग में एक ही बार में उस वीडियो के माध्यम से फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को देखना है जिसमें आपको इदम, अहम और पराहम के बारे में अच्छे से जानकारी दी गई है। एक एक बात खुलकर उस वीडियो के माध्यम से आपको बताई गई है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि एक बार उस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो राइट आंसर आपको बताना है किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के घटक है? युंग, फ्रायड, एडलर या फिर बांड्रा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फ्रायड। फ्रायड के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के घटक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से फ्रायड ने किसे अचेतन मन के साथ जोड़ा है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है कि फ्रायड ने किसे अचेतन मन के साथ जोड़ा है? पराहम, इदम, अहम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा हमारा इदम। याद रखिएगा, फ्रायड ने अचेतन मन के साथ इदम को जोड़ा है। यदि अहम के बारे में पूछे तो राइट आंसर होगा अहम को अर्धचेतन मन के साथ जोड़ा है, और पराहम के बारे में पूछे तो पराहम को फ्रायड ने चेतन मन के साथ जोड़ा है। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इदम किस प्रकार की प्रकृति होती है? तो ये वास्तविक प्रकृति के अंतर्गत आता है इदम। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। और डिटेल आपको चाहिए तो आपको मैंने बता दिया, उस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए जिस वीडियो में हमने पराहम, इदम और अहम के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी है। तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हमारा बी वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अहम निर्देशित होता है वास्तविक सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा या फिर सुख के सिद्धांत द्वारा? तो अहम के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा वास्तविकता सिद्धांत द्वारा अहम निर्देशित होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि अहम अर्धचेतन मन के अंतर्गत आता है, पराहम चेतन मन के अंतर्गत आता है, और इदम अचेतन मन के अंतर्गत आता है या फिर अचेतन मन के साथ जुड़ा हुआ होता है इदम। इन तीनों बातों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण रिक्त स्थान में होता है। किस में होता है? फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण इदम, पराहम, अहम या फिर परिस्थितियों में? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा पराहम। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकरण होता है वो पराहम में होता है। किसमें? पराहम में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, और यदि पूछा जाए कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है तो याद रखिएगा जो पराहम की प्रवृत्ति होती है वो देवत्व होती है। किस प्रकार की होती है? देवत्व होती है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत किसने दिया? इंपोर्टेंट है, सील गुण के बारे में पूछा जाता है। व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सेल्डन, गेने, आलपोर्ट और केटल या फिर फ्रायड? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर आलपोर्ट और केटल। कहीं कहीं पर आलपोर्ट दिया जाता है तो राइट आंसर वहाँ भी होगा। तो यहाँ पर आलपोर्ट और केटल हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
फ्रायड ने किन दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है? इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। जन्म जीवन, जीवन मृत्यु, शरीर पर सोना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। ये दो प्रकार के मूलक बताए हैं या फिर दो प्रकार की प्रवृत्तियां बताई है फ्रायड ने। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर रचना सिद्धांत व्यक्तित्व को किसने दिया? इंपोर्टेंट है। शरीर रचना सिद्धांत के बारे में आपको बताना है कि ये किसके द्वारा दिया गया? मास्लो, फ्रायड, केटल या फिर सेल्डन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सेल्डन। याद रखिएगा, शरीर रचना सिद्धांत जो कि व्यक्तित्व का सिद्धांत है ये सेल्डन द्वारा दिया गया। राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मांग सिद्धांत किसने दिया? सभी के सभी जितने भी सिद्धांत लिए गए हैं सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। मांग सिद्धांत के बारे में पूछा गया है कि ये किसके द्वारा दिया गया? मास्लो, फ्रायड, सेल्डन या फिर वाटसन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मास्लो। याद रखिएगा, मांग सिद्धांत मास्लो द्वारा दिया गया। माँ से मांग और माँ से मास्लो, इस प्रकार से आप इस सिद्धांत को याद कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा। यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट कथन है और पॉपुलर कथन है। जहाँ तक मुझे लगता है आपको इसका आंसर पता होगा कि यहाँ कथन वाटसन द्वारा दिया गया कि मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा। यहाँ कथन वाटसन द्वारा कहा गया या फिर वाटसन द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? फर्स्ट पार्ट में मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कितने प्रकार और कौन कौन से, और उसके बारे में डिटेल भी बता चुका हूं कि सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कितने? 3 प्रकार, गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। ये तीनों ही प्रकार बताए हैं सेल्डन द्वारा व्यक्तित्व के। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? इसके बारे में आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं डिटेल में। तो यहाँ पर आपको इन तीनों के बारे में बताना है कि यहाँ व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? सेल्डन, युंग, फ्रायड या फिर पियाजे। तो राइट आंसर होगा हमारा युंग। याद रखिएगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को थॉर्नडाइक ने कितने भागों में बांटा है? 6, 4, 8, 3। जितने भी वर्गीकरण हैं या फिर भाग हैं वो आपको फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे, उनकी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3। याद रखिएगा, चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को थॉर्नडाइक ने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? स्थूल विचार, प्रत्यक्ष विचार और सूक्ष्म विचार। ये तीनों भागों में बांटा है चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को थॉर्नडाइक ने। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, TAT परीक्षण किसने दिया? जिसको हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और इंग्लिश में थेमेटिक अप्रप्शन टेस्ट कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको फर्स्ट प्रश्न में ही इसका आंसर बता चुका हूं। तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि ये मरे द्वारा दिया गया TAT परीक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, और कब दिया गया था इसके बारे में आपको बता चुका हूं, 1935 में दिया था। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, TAT परीक्षण कितने वर्ष से अधिक बालकों के लिए उपयोगी माना जाता है? इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं शुरू में ही कि ये 14 वर्ष से अधिक यानी कि 14 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी माना जाता है TAT परीक्षण। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, CAT यानी कि बाल संप्रत्यय परीक्षण या फिर बोध परीक्षण किसने दिया? लियोपोल्ड बेलक ने, साइमंड ने, वुडवर्थ ने या फिर मरे ने? इसके बारे में भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बेलक ने बाल संप्रत्यय या फिर CAT परीक्षण दिया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, CAT व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ प्रश्न भी रिपीट हुआ है, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 10 कार्डों का प्रयोग हुआ है CAT व्यक्तित्व परीक्षण में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
ASCT या फिर वाक्य पूर्ति परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। वाक्य पूर्ति परीक्षण को ही ASCT परीक्षण कहा जाता है। इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि ये पाइन व टेंडलर द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व परीक्षण मापन की प्रक्षेपी विधियों में किस प्रकार के मन का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। व्यक्तित्व परीक्षण मापन की प्रक्षेपी विधियों के बारे में पूछा गया है कि इनमें किस प्रकार के मन का अध्ययन किया जाता है। अर्धचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अर्धचेतन मन। याद रखिएगा, अर्धचेतन मन का अध्ययन किया जाता है व्यक्तित्व परीक्षण मापन की प्रक्षेपी विधियों में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और अगले पार्ट में भी जहाँ तक मैं वहाँ पर भी 40 प्रश्न ही लेकर आऊँगा, क्योंकि 3 से 4 पार्ट में मेरे को इस जो टॉपिक है इसको ख़त्म करना है। बहुत लंबा टॉपिक है तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, अंतर्दर्शन विधि किसने प्रतिपादित की है। विलियम वुंट ने, टाइडमैन ने, फ्रायड ने या फिर वुडवर्थ ने। तो राइट आंसर होगा हमारा विलियम वुंट ने। याद रखिएगा, अंतर्दर्शन विधि विलियम वुंट द्वारा प्रतिपादित की गई। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला होगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप कमेंट करते हैं, हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका लाइक देखने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपको लाइक कर देना है वीडियो को और आपको बताना है कि जो वीडियो है वो किस प्रकार का है, आपको कैसा लगा। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और जल्दी ही दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।